हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस फीवर बाय पीजे। तो आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको फॉलो करके आप लोग CSIR UGC नेट को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। और मैं अपनी उन सारी मिस्टेक्स के बारे में भी यहाँ पर बताऊंगी जिनकी वजह से मैं अपने 2 अटेम्प्ट्स में भी CSIR UGC नेट क्लियर नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने उन मिस्टेक्स को थोड़ा सुधार लिया था अपने 3rd अटेम्प्ट में, जिसकी वजह से मुझे ऑल इंडिया रैंक 17 मिली थी जून 2019 के एग्जाम में। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो सारी स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं। तो हम लोग पहली स्ट्रैटेजी की बात करते हैं और वो है टू प्रिपेयर अ माइंडसेट। आप लोगों को अपना एक माइंडसेट प्रिपेयर करना रहता है इस एग्जाम के लिए। इट इज नॉट अ केक वॉक। ये कोई बहुत ही ज्यादा आसान भी एग्जाम नहीं है जैसे कि आप एक ही बार में और बिना किसी मेहनत के एकदम से क्लियर कर लें। तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आप लोगों को अपना एक माइंडसेट बनाना होगा कि आप जब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ में किसी दूसरे एग्जाम की, सपोज किसी दूसरे फील्ड के एग्जाम, जैसे कि अगर आप लाइफ साइंस की यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR UGC नेट में, तो आप लोग किसी बैंक के एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हो या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हो जो कि बिल्कुल दूसरे फील्ड से रिलेटेड है, तो आप लोगों को केवल एक ही एग्जाम पर अपना फोकस रखना पड़ता है और अपने माइंडसेट को बनाना पड़ता है कि हाँ, मुझे एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और अगर आप इस तरह से अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी वॉल पर कुछ लिख सकते हैं कि आई विल क्लियर दिस एग्जाम इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उससे क्या होता है, अगर आप उसे डेली डेली देखते हैं तो आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना होगा एग्जाम के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ, जो कि है यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज। ठीक है, तो आप लोग अगर CSIR UGC नेट के बारे में जानते हो तो आपको ये पता होगा कि ये हर 6 मंथ्स में रिपीट होने वाला एक एग्जाम है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एक ही अटेम्प्ट में यानी कि उन 6 मंथ्स में ही पूरी स्टडी करके और इस एग्जाम को क्लियर कर लूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी स्टडीज के जो आवर्स हैं उन पर ध्यान देना होगा। यानी आप जितना भी पढ़ रहे हैं, जितना भी आवर्स अपनी स्टडी को दे रहे हैं, वो आपको कंसिस्टेंट रखनी होगी। आप डेली पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने बीच में 2 दिन का गैप दे दिया या 3 दिन का गैप दे दिया और फिर वापस से अपनी स्टडी को रिज्यूम करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जितना भी पढ़ें, आप डेली का डेली पढ़ें। सपोज अगर हम इनिशियल मंथ्स की बात कर लेते हैं, अगर आपके पास 5 मंथ्स हैं एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप लोग जो इनिशियल 2 से 3 मंथ्स हैं उनमें आप लोग अपने स्टडी आवर्स को 6 to 7 आवर्स के लिए तक की जो एक लिमिट है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो इन स्टडी आवर्स में आप क्या करें कि अपने जितने भी आपके कंसेप्ट है उन्हें क्लियर करें अच्छे से, लेकिन जो लास्ट के 2 मंथ्स रह जाते हैं, 2 मंथ्स या 1.5 मंथ रह जाता है, उसमें आप अपने स्टडी आवर्स को जस्ट डबल कर दें। अगर आप 6 मंथ्स पहले पढ़ रहे थे तो 6 आवर्स पहले पढ़ रहे थे, तो आप लोग अपने स्टडी आवर्स को 11 to 12 आवर्स तक कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम थोड़ा बहुत पढ़कर ही इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे एंड दे डोंट टेक इट सो सीरियसली। लेकिन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इट इज नॉट अ केक वॉक। तो आपको क्या करना होगा, अपने स्टडी आवर्स को मेंटेन रखना होगा। इन इनिशियल मंथ्स आप लोग उसे 5 to 6 आवर्स तक रख सकते हैं, लेकिन जो लास्ट का 2 या 1.5 मंथ रह जाता है तब आपको स्टडी आवर्स को जस्ट डबल करना होगा, यानी कि आपको 11 to 12 आवर्स तक डेली पढ़ना होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करेंगे, आपका रिवीजन जो है वो अच्छे से हो पाएगा। मैंने भी अपने 2 अटेम्प्ट्स में, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में यही मिस्टेक करती थी। मैं बहुत ही कम पढ़ती थी, मुश्किल से 2 से 3 घंटे भी मैं एक दिन में देती थी अपने एग्जाम के लिए, बिकॉज आई यूज टू डू अ टीचिंग जॉब। तो मैं अपने जॉब के लिए ज्यादा फोकस्ड थी, लेकिन मैं अपने एग्जाम के लिए उतनी ज्यादा फोकस नहीं थी। तो यहाँ पर मेरे से जो भी गलती हुई वो आप लोग प्लीज रिपीट ना करें। बात जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आती है वो ये है दैट यू विल हैव टू सेलेक्ट द यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास UGC नेट के सिलेबस में, लाइफ साइंसेस के सिलेबस में हमारे पास 13 यूनिट्स होती हैं। उन 13 यूनिट्स को 6 मंथ्स में कवर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों को थ्योरेटिकल भी पार्ट पढ़ना होता है, प्रैक्टिकल पार्ट भी पढ़ना होता है, और इसके अलावा हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी पढ़ना होता है। तो बहुत कुछ होता है जो कि हम 6 मंथ्स में बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, और एक एवरेज बच्चे के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पर स्मार्ट स्टडी
करनी होती है और स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, अगर आपके पास 13 यूनिट्स है तो आपको क्या करना होगा कि आपको वो यूनिट्स उनमें से सेलेक्ट करनी होगी जो आप लोग अपने बीएससी या एमएससी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सपोज अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि मैं जूलॉजी बैकग्राउंड से थी, तो मैंने क्या क्या यूनिट सेलेक्ट करी, मैंने एनिमल फिजियोलॉजी, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का पार्ट, टेक्निक्स का पार्ट सेलेक्ट किया था। इसके अलावा मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, ये कुछ जो जनरल पार्ट्स थे इन्हें भी कवर किया था, इकोलॉजी, और इसके अलावा मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी पढ़ा था। तो ये जो सारे पार्ट्स थे मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे। तो आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आपने एमएससी में पढ़ा हुआ है या बीएससी में पढ़ा हुआ है, उन पार्ट्स को आप जरूर कवर करें, तो वो सारी यूनिट्स आपकी अच्छे से थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अच्छे से कवर हो जाएंगी। लेकिन अब बची हुई यूनिट्स का क्या करें? तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि हम इन 13 यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें और बाकी यूनिट्स को स्किप कर दें। लेकिन यहाँ पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग अपनी सपोज हमने 13 में से 9 यूनिट सेलेक्ट करी पढ़ने के लिए, तो हम उन 9 यूनिट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, उनका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारा पार्ट अच्छे से कवर कर लेते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब एग्जाम हॉल में हम जाते हैं तो उनमें से बहुत कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रह पाती, जिसकी वजह से हम उन 9 यूनिट्स के पार्ट में से भी काफी सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर बाकी के पार्ट को, यानी 9 यूनिट्स के अलावा जो आपकी 4 यूनिट्स बची, उन्हें अगर आप स्किप कर रहे हैं पूरी तरह से, तो क्या होगा कि आप जो 9 यूनिट्स में से थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो, प्लस जो 4 यूनिट में से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा वो, यानी कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो आपको करना क्या होगा कि आप 9 यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, उनके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ें, पूरी थ्योरी को पढ़ें, और साथ में जो बची हुई 4 यूनिट्स हैं उन्हें पूरी तरह से स्किप करने के बजाय आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन्हें सॉल्व कर लीजिए। तो जो वो 4 यूनिट्स हैं उनमें से भी आपको आइडिया मिल जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जाम में जो कि आप उनमें से भी सॉल्व कर पाएंगे। तो वो पूरी तरह से एकदम अनटच्ड नहीं रहेगी वो यूनिट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये वाली स्ट्रैटेजी ध्यान रखनी होगी। देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। मेरे जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स थे उनमें मैंने क्या किया कि मैंने अपनी 4 से 5 यूनिट ही कवर की थी, और मैंने सोचा कि हाँ मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एंड मैंने साथ में जो बाकी यूनिट्स थी उनमें से मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर लिए थे। लेकिन हुआ क्या कि एग्जाम में जब मैं गई तो वहां पर उन 4 यूनिट्स में से बहुत कम पार्ट था, और बाकी जो सारी यूनिट्स थी उनमें से होल लॉट ऑफ पार्ट था। तो मैं बहुत सारा पार्ट जो है वो कवर नहीं कर पाई थी, अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। उसकी वजह से आई ओनली सिक्योर्ड अबाउट 35% इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और सेकंड अटेम्प्ट में मुझे अराउंड 45% मार्क्स आए थे। तो वो कुछ भी यूज के नहीं थे, बिकॉज आई एम फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। तो ये सब मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। लेकिन जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने 9 to 10 यूनिट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, और उसके अलावा जो बाकी की यूनिट्स थी उसमें से मैंने क्वेश्चन पेपर्स किए। तो इस तरह से ये वाली जो स्ट्रैटेजी थी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। तो आई होप आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल। तो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है इसमें वो ये है कि आपको रिवीजन पे ध्यान देना होगा। देखिए, रिवीजन जो है वो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है। उससे क्या होता है कि आपकी आपने जो भी स्टार्टिंग में जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी की सारी एक बार मेमोराइज हो जाती हैं। एक्चुअली होता क्या, हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से होता है कि आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे का पढ़ते जाते हैं, तो हम लोग पीछे का जो है वो भूलते जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हम अगर उस पीछे के पार्ट की सफाई नहीं करेंगे, उसे ब्रश अप नहीं करेंगे, तो उस पर धूल जमने लग जाती है, और हमें वो सारी चीजें जो है वो ब्लर मेमोरी उसकी रह जाती है। तो आप लोगों को करना क्या रहता है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, CSIR नेट हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, तो आपको करना क्या रहता है, आप लोगों को रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर आपके पास 5 मंथ्स अवेलेबल है, 4 to 5 मंथ्स अवेलेबल है, तो आपको करना क्या है, आपको जो इनिशियल मंथ्स है यानी कि 2 to 3 मंथ्स है, उसमें तो अपना सिलेबस कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 9 यूनिट्स हैं, तो आप उन 9 यूनिट्स को अपने 2 to 3 मंथ्स में पूरी तरह से कवर कर लीजिए। ठीक है, और उसके जो थोड़े बहुत लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी उसमें सॉल्व कर लीजिए। लेकिन जो बाकी के आपके पास 2 मंथ्स बचे हैं उसमें आपको कम से कम 3 बार रिवीजन करना ही करना है।
अब आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है, हम 2 मंथ्स में 3 बार रिवीजन कैसे कर सकते हैं, वो भी 9 यूनिट्स का, विच इज हैविंग अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, मैंने ऐसा ही किया था और मैं आराम से 3 बार रिवीजन कर पाई थी। और एग्जाम हॉल तक पहुंचते पहुंचते आई वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे ये वाला क्वेश्चन भी आता है, ये वाला भी आता है, दैट विच क्वेश्चन टू सॉल्व, मुझे ऐसा लगता था। तो अब आप अगर मेरी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो ये थी कि मैंने जो लास्ट के 2 मंथ्स थे उनमें मैंने 3 बार रिवीजन किया। तो मैंने जो फर्स्ट मंथ में क्या किया, मैंने अराउंड 4 to 5 डेज एक यूनिट को दिए रिवीजन के लिए, ठीक है। तो इन 4 to 5 यूनिट्स में मैं जितना भी रिवाइज कर पाई, ओवरव्यू कर पाई उसका, वो मैंने किया, लेकिन उससे ज्यादा टाइम मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो 5 डेज मैक्सिमम दिए मैंने। किसी यूनिट में, कोई यूनिट 4 डेज में भी हो गई, क्योंकि कुछ यूनिट जो है वो छोटी होती हैं और आपको अच्छे से आती हैं, तो उनको 3 to 4 डेज में भी वो मेरी कवर हो गई। तो फिर मैंने बाकी की यूनिट्स को इसी तरह से 9 यूनिट्स को कवर कर लिया अच्छे से, और लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स को भी थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में देखती गई। लेकिन जो लास्ट का 1 मंथ बचा था उसमें मैंने 2 बार रिवाइज किया, 15 डेज एंड 15 डेज। तो उन 15 डेज में मैंने मतलब 1.5 डे अराउंड मैंने एक यूनिट को दिया था। देखिए, हम लोग 1.5 डे में या 2 डे में एक यूनिट को कैसे कवर कर सकते हैं, उसका रीजन ये है कि हम लोग जब लास्ट में पढ़ते हैं तो हम लोग 10 to 12 आवर्स एक दिन में देते हैं। तो उसमें क्या है कि जो हमने जितना भी कुछ पढ़ा है वो हम बहुत ज्यादा मात्रा में कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो जो वो 10 to 12 आवर्स आप एक दिन में दे रहे हैं वो सफिशिएंट है 15 डेज रिवीजन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप 15 डेज का अपना टाइम टेबल बना सकते हैं और आप एक पेपर पे लिख सकते हैं। मैंने भी एक पेपर पे लिखा था कि मैं इस दिन ये वाली यूनिट करूंगी, इस दिन ये वाली यूनिट करूंगी, और फिर मैं उस यूनिट को एक दिन से ज्यादा टाइम नहीं देती थी। अगर चाहे थोड़ा बहुत रह भी जाता था तो वो मैं नेक्स्ट रिवीजन में कवर कर लेती थी। तो इस तरह से मेरी ये स्ट्रैटेजी रही थी, और लास्ट तक जब तक एग्जाम आया तब तक मेरा 3 से 4 बार रिवीजन आराम से हो चुका था और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी। तो हमारी नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रैटेजी बचती है, वो ये है कि हम लोगों को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जरूर सॉल्व करने होते हैं। हमारे पास 10 इयर्स के क्वेश्चंस अगर अवेलेबल हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप 6 to 7 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, पिछले साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या रीजन रहता है, उसका क्या बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि आप लोग एक तो उन क्वेश्चन से रूबरू हो जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या उनका तरीका रहता है पूछने का, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो पार्ट सी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पार्ट सी में हमारे साइंटिफिक कंसेप्ट्स को एनालाइज किया जाता है, तो उसके लिए हमें पिछले साल के क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाता है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सारा एक बार रिवाइज हो जाता है कि आपने ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और जो तीसरा बेनिफिट है वो क्या होता है कि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप लोग अगर एग्जाम हॉल में जाते हैं और इसी तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है आपके अंदर। तो लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स को कभी भी स्किप ना करें, भले ही आप कितना भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ ले, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व नहीं किया होगा। तो आप लोगों को ये वाली चीज बहुत अच्छे से याद। तो ये जो 6 स्ट्रैटेजीज हैं वो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर जाकर बहुत सारी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, आप लोगों के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, अगर जो लोग सोच रहे हैं कि विदाउट कोचिंग ये नहीं हो सकता है क्लियर, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली है, मैंने विदाउट कोचिंग ही इस एग्जाम को क्लियर किया है और ऑल इंडिया रैंक 17 सिक्योर की है। तो उसका जो रीजन था वो यही था कि एक सेल्फ डेडिकेशन था मेरे अंदर। मैं चाहती थी कि इस एग्जाम को मैं इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर लूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 अटेम्प्ट खराब हो चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा 3rd अटेम्प्ट भी खराब हो। तो इसलिए आपको एक डेडिकेशन रखना होगा अपने अंदर। और दूसरी चीज, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कितने भी आवर्स दे सकते हैं, कितना भी पार्ट कवर कर सकते हैं, आप लोगों को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। और अगर आपको किसी गाइडेंस की जरूरत होती है तो देयर आर डिफरेंट
यूट्यूब चैनल्स, आप किसी पर भी जाकर कुछ भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक्स होती हैं जो बहुत इस तरह से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई टीचर ही पढ़ा रहा हो। तो यू डोंट नीड अ गाइड फॉर दैट। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि आप जितना भी पढ़ें वो आप लोगों के माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे दे रहे हैं लेकिन आप 1 घंटे की भी पढ़ाई उसमें नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो बिना कोचिंग के, बिना किसी गाइड के आपका इजीली क्लियर हो सकता है एग्जाम। और अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चाहे आप CSIR की तैयारी कर रहे हो, ICMR, गेट, TIFR, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आई एम ऑलवेज विद यू। आप मुझसे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में एग्जाम से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्लासमेट्स या फ्रेंड्स जो हैं वो भी मोटिवेट हो सके और उन्हें भी राइट स्ट्रैटेजी मिल सके। और अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं आगे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो ये है कि हम कौन कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, किस तरह से हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहां कहां से हम लोग मैटर कलेक्ट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो उस सब के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो जल्दी अपलोड होने वाली है। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू नॉट सब्सक्राइब्ड येट।